नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक, एक नया आयाम, एक नए पक्ष का अध्ययन करेंगे और वह पक्ष है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो सबसे अनिवार्य भाग है, जिससे किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, आज हम उसी टॉपिक को यानी कि मूल अधिकार को या मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसको कि फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट। तो इसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? इसको मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है कि ये वे अधिकार हैं जो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, यानी संविधान में हमारे अधिकारों का संरक्षण किया गया है, इसलिए इन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। तो मूल अधिकार से पहले एक और अधिकार है मानव अधिकार। हम मानव अधिकार को समझ लें तो मानव अधिकार को ह्यूमन राइट कहा जाता है। और मानव अधिकार की जो अवधारणा है, ये सबसे पहले इंग्लैंड में 1215 में इंग्लैंड के राजा ने या इंग्लैंड के तत्कालीन राजा रानी जो भी रहे हों, उनके द्वारा वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान किए गए जो मानव होने के नाते उनको प्रदान किए गए थे, इसलिए इन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। तो मानव अधिकार जो होते हैं, ये व्यक्ति होने के नाते आपको, मानव होने के नाते, चूँकि आप जन्म से मानव हैं, इसलिए आपको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। और मूल अधिकार जो होते हैं, आपको संविधान के द्वारा जो उस देश की सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च विधि संहिता होती है, उस विधि के द्वारा या उस संविधान के द्वारा आपको मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मानव अधिकार ये किसी सीमा में बंधे नहीं होते हैं, जैसे कि आप एक जिला, एक राज्य, एक देश की सीमा में बंध करके ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि पूरे विश्व में मानव होने के नाते आपको ये अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन मूल अधिकार जो होते हैं वो उस देश की सीमा, जिस देश का आप नागरिक हैं, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश के संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उसके नियमों के तहत ये अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो मानव अधिकार ये सीमा से बंधा हुआ नहीं है, यानी सीमा से परे है। लेकिन मूल अधिकार जो होता है, यह सीमाओं के अंदर, यानी कि जिस देश में आप निवास कर रहे हैं उस देश के संविधान के द्वारा, उस देश की सर्वोच्च कानून विधि जो होती है उसके द्वारा आपको ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इसलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है। अब देखते हैं मूल अधिकारों के लिए और क्या क्या व्यवस्था, ये मूल अधिकार प्रदान क्यों किए जाते हैं। इनका जो प्रदान करने का जो उद्देश्य है वो है कि राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा, यानी कि राज्य के कानून या राज्य के नियम आपको अपने अधिकारों से वंचित न करें, आपको अपने अधिकारों से वंचित न करें और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संविधान में उसके संरक्षण की व्यवस्था हो, इसलिए ये अधिकार बनाए गए। तो संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों, नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा और गारंटी इसमें संविधान लेता है, यानी कि ये अधिकार आपको संविधान प्रदत्त होते हैं। और इनका उद्देश्य होता है कि नागरिकों का चहुमुखी विकास, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट आपका होता है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट में जैसे भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इस सभी प्रकार का नागरिकों का विकास हो, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। और इस भाग को, मूल अधिकारों को, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की बात जब भी आती है तो वही मानवाधिकार जो इंग्लैंड के राजा ने 1215 में अपने नागरिकों को प्रदान किया गया, तो तभी से मैग्ना कार्टा शब्द आया कि राजा ने तो मैग्ना कार्टा दे दिया, और वही मैग्ना कार्टा शब्द आज प्रचलित है। और अगर हम पूछें कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि संविधान का भाग 3, अर्थात वह भाग जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, वही भाग
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अब हम मूल अधिकारों के बारे में और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में इनका वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकारों का वर्णन, फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 2 में, नहीं भाग 2 नहीं दोस्तों, भाग 3 में, भाग 3 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। जो प्रारंभिक जो मूल संविधान था, जो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 50 से पूरी तरह से लागू हो गया, उस संविधान में कुल 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। ये 7 मूल अधिकार कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। देखिए, पहला था समता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और समता का अधिकार संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार वर्णित है। फिर है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि व्यक्ति का किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो तो उससे संरक्षित करने के लिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 यानी 2 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि 4 अनुच्छेदों में। संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। इस तरह से 7 मूल अधिकार आरंभिक जो संविधान, हमारा प्रारंभिक संविधान जो हमारे द्वारा अंगीकृत किया गया था, उसमें कुल 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। लेकिन वर्तमान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और ये 6 मूल अधिकार क्यों रह गए हैं? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और इस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको वहाँ से हटा करके अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में उसको रख दिया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं, और संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार रह गया है, अब मूल अधिकार नहीं रह गया है। तो अब कुल 6 मूल अधिकार में पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28 में इसका वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अनुच्छेद को, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार कुल 6 मूल अधिकार अब हैं, और इन्हीं मूल अधिकारों को हमें पढ़ना है। तो हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। चूँकि हम पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ा, देखिए कुल, यहाँ देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है, लेकिन समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। तो अनुच्छेद 12-13 में क्या है, हम इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में जो है, इसमें राज्य की परिभाषा है। ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन 12 से 35 में हो रहा है, लेकिन जो समानता का या समता का मूल अधिकार है वह 14 से 18 से शुरू हो रहा है, यानी 14 से लेकर के 18 तक। ठीक, लेकिन 12 में है, इसमें राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा में क्या है कि राज्य शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और राज्य को बताया गया है कि केंद्र सरकार के लिए जो कानून बनाने वाली वैधानिक संस्था है, यानी कि संसद राज्य है। इसमें राज्य की परिभाषा ये नहीं है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को राज्य समझते हैं। यहाँ पर राज्य की परिभाषा इस रूप में की गई है कि विभिन्न संस्थाओं को राज्य माना गया है। जैसे
केंद्र सरकार में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। राज्यसभा में यानी कि नई राज्यों में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इस तरह के राज्य हैं, उनमें कानून बनाने का कार्य क्या करता है? विधानमंडल करता है। ठीक है, तो विधानमंडल भी राज्य है। इसी तरह से जो स्थानीय शासन, सुशासन की जो पद्धति अपनाई गई है, नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सब भी राज्य हैं। और राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा जिन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, या सरकार के नियमों के अधीन संचालित होते हैं, उन्हें भी राज्य माना गया है। जैसे LIC, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, भेल, ये सब भी राज्य माने जाते हैं। और ये गैर सांविधिक संस्थाएं हैं, लेकिन इनको भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब चलिए अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 जो है यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये भी जान लीजिए। अनुच्छेद 13 कहता है कि न्यायपालिका यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 13 में किया गया है। यानी कि संसद और विधानमंडलों के द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून मूल अधिकारों से असंगत होता है, यानी उसके साथ उसका तारतम्य या समन्वय नहीं रहता है, अथवा मूल अधिकारों को कम करने का, उनका जो दर्जा है उनको कम करने का प्रयास किया जाता है, तो न्यायपालिकाएं इनको या इन बनाए गए कानूनों का समीक्षा करती हैं। और अगर ये विधियां या ये कानून असंगत होते हैं या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, तो उन विधियों को न्यायपालिका शून्य घोषित कर देती है। ठीक है, यानी कि उसका महत्व समाप्त हो जाता है, तो न्यायिक समीक्षा के योग्य मानी जाएंगी। तो जो भी कानून संसद या विधानसभा बनाएगी, वह सारे कानून न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को और इसके तहत उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में सीधे रिट कर सकता है। इस तरह से हमने आज पहले भाग में पढ़ा कि कुल मूल अधिकार कितने हैं और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 और 13 की स्थिति को हमने समझा। अब आगे हम जो पहला मूल अधिकार है हमारा समता या समानता का मूल अधिकार, उससे शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।